नालंदा टॉक्स चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज फिर से हम मिले हैं एक नया सेगमेंट लेकर और इस सेगमेंट का नाम है एजुकेशन एट माय पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम एजुकेशन की बात करेंगे और ऑफ कोर्स जब एजुकेशन की बात करते हैं तो हमें सीनियर टीचर्स के साथ चर्चा करने का अवसर प्राप्त होता है। आज हमारे मेहमान बने हमारे नालंदा विद्यालय के 3 सीनियर टीचर्स, रुक्मणी मैम, मुकेश सर एंड रवि सर। तो आज हम तीनों से बारी बारी क्वेश्चन पूछकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका एजुकेशन के प्रति जो है क्या उनका रिस्पॉन्स है, वो एजुकेशन अपने जीवन में एजुकेशन का महत्व उनके लिहाज से हम जानेंगे और सारी बहुत चर्चा करेंगे जिससे हमारे दर्शक मित्रों को पता चले कि सीनियर टीचर्स का एजुकेशन के प्रति क्या भाव है। तो सबसे पहले रुक्मणी मैम को मैं पूछना चाहूँगा। मैम, आप सबसे पहले तो हमारे दर्शक मित्रों को अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाइए, आपका पूरा जीवन चक्र। Good afternoon, sir. Actually, I am myself Rukmani Thakkar from Baroda. I passed MS University. पर स्टार्टिंग से स्कूल लाइफ से मुझे साइंस में कीन इंटरेस्ट था। जब मैं 10th क्लास में थी, देन आई गॉट हाईएस्ट मार्क गुजरात में साइंस सब्जेक्ट एज वेल एज हिंदी में हाईएस्ट मार्क मिले, जिसके बेस पे मुझे अहमदाबाद बुलाया गया और वहाँ पे बहुत सारे रिवॉर्ड मिले। 10th की रिजल्ट के बेस पे मेरा फेलोशिप, स्कॉलरशिप एज वेल एज नेशनल स्कॉलरशिप पास हुआ। मैंने 11th 12th टोटली फ्री में किया बेस्ड ऑन दिस स्कॉलरशिप। ओके। देन आफ्टर आई पास्ड 12th क्लास। 12th के बाद में मैंने एडमिशन लिया बीएससी केमिस्ट्री में, एमएस यूनिवर्सिटी में से मैंने बीएससी केमिस्ट्री पास किया। आफ्टर पासिंग बीएससी आई जॉइन एमएससी। एमएससी भी मैंने केमिस्ट्री में ही पास किया, बट आई गॉट गोल्ड मेडल इन केमिस्ट्री। Okay. And at that time, the chief guest during that convocation was late Shri K.R. Narayan. Okay. At that time, he was the vice president. Okay. And then he became president. तो मुझे जो गोल्ड मेडल मिला वो भी के.आर. नारायण मीन्स श्री के.आर. नारायण के तरफ से ही मिला। Okay. और उसके बाद में मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट था केमिस्ट्री में, तो मैंने इंडस्ट्रियल फील्ड ज्वाइन किया। 3 साल मैंने फिनोनिक केमिकल में एज अ QC R&D ऑफिसर की तरफ वर्क किया। दैट वाज द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। देन आफ्टर आई जॉइन एलम्बिक केमिकल, बड़ौदा में है, उसमें मुझे R&D ऑफिसर की जॉब मिली। जनरली दे विल नॉट टेक एज अ R&D ऑफिसर MSc वालों को, पर PhD वाले ही होते हैं। पर बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस एज वेल एज गोल्ड मेडल आई गॉट द R&D ऑफिसर पोस्ट ओवर दियर। Then after I got married and I came here in the Morbi. मोरबी में 2005 से मैं टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई हूँ। पहले 5 साल मैंने ओसएम में वर्क किया एज अ TGT टीचर। वहाँ पे मैंने साइंस एंड मैथ्स पीरियड लिया 8th 9th 10th में। 5 साल ओसएम में जॉब करने के बाद मैंने सेंट मैरी ज्वाइन किया और वहाँ पे भी 8th 9th 10th साइंस मैथ्स टीचर की तरह वर्क किया। उसके बाद में मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली। देन आई जॉइन दैट जॉब। वो कुछ पर्सनल इशू की वजह से मैंने वो गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ दिया। एंड देन 2011 में मैंने यहाँ पे नालंदा ज्वाइन किया एज अ TGT टीचर इन साइंस। तो तब से मैं नालंदा के साथ कंटिन्यू हूँ। एट प्रेजेंट आल्सो वर्किंग हियर। ओके। सो दर्शक मित्रों, हमारे पास एक सीनियर और एक्सपीरियंस टीचर है जिन्होंने उपराष्ट्रपति के हाथों भी अवार्ड पाया है, गोल्ड मेडल पाया है और अपने ही फील्ड में इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया है और काफ़ी समय से अलग अलग संस्थाओं में भी टीचिंग करवाया है और नालंदा विद्यालय में वो बहुत सालों से है। अगला सवाल रवि सर से पूछने से पहले हम रवि सर का इंट्रोडक्शन चाहेंगे। रवि सर, आप दर्शक मित्रों को इंट्रोड्यूस करवाइए। नमस्कार सर एंड दर्शकों को भी नमस्कार। मेरा इंट्रो की बात करूँ तो स्टार्टिंग में प्राइमरी एजुकेशन मेरा गवर्नमेंट स्कूल में हुआ। उसके बाद सेल्फ फाइनेंस स्कूल में मैं आया 8th क्लास से।
तब तक मेरा स्टडी बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। 8th क्लास में एक ऐसे टीचर मिले मुझे, धीरूभाई मिर्जा। पता नहीं हमारे बीच में किस तरीके से बॉन्डिंग बना, और उन्होंने मुझे अप्रिसिएट कर करके ऐसा मोटिवेट किया, तो मेरा जो लेवल था उससे और मेरा जो एक्सपेक्टेशन था उससे मेरा रिजल्ट ज़्यादा आने लगा। फिर अंदर से भी मोटिवेशन बढ़ने लगा, मैं काम करता गया। 10th पास किया, 12th पास किया, उसके बाद इंजीनियरिंग किया मैंने, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ऑलमोस्ट 12-13 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें से 2 साल मैंने राजकोट जॉब किया। उसके बाद ऑलमोस्ट 10 साल से नालंदा में काम कर रहा हूँ। बीच में कोरोना के टाइम पे जब स्कूल सारे बंद थे, उस टाइम पे मैंने सोचा कि अब बिना स्कूल गए कैसे इनिशियल लेवल पे बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, उसमें भी मोर देन 1K सब्सक्राइबर है, बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और बच्चों के कमेंट्स पढ़ के उसमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता है। तो दर्शक मित्रों, हमारे पास रवि सर जो है मैथ्स के टीचर, तो उन्होंने जैसे कि कहा कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है और मैथ्स में काफ़ी एक्सपीरियंस है, और कोरोना जैसी सिचुएशन में भी उन्होंने ये सोचा कि स्टूडेंट्स की कैसे हेल्प किया जाए। तो इस हिसाब से रवि सर ने अपना जो है कैरियर वो ट्रांजिट किया और आज बहुत सालों से नालंदा में पढ़ा रहे हैं। अगला सवाल मुकेश सर से पूछने से पहले हम मुकेश सर को रिक्वेस्ट करेंगे कि दर्शक मित्रों को बताइए, आपके बारे में इंट्रोड्यूस करवाइए। Thank you, sir. My name is Mukesh Gautam and I am having 25 years of teaching experience. Earlier, I was working in DAV Public School where I worked for 22 years, and overall I am having 25 years of experience. As far as my administrative experience is concerned, I have worked as a academic coordinator in my school. I also worked as examination in charge. Earlier, I was a housemaster. I was a main member of all the core committees of our school. I was in charge of the Olympiad. I was in charge of the remedial classes. There are so many tasks. I have conducted so many quizzes, GK quiz, science quiz, and I also took so many seminars on National Education Policy 2020. That is, or I can say I have great interest in all type of workshops. In DAV, there is a good culture of workshops. I have joined more than 30 to 35 workshops in different areas. For example, population and adolescence, examination system in CBSE. These are core areas in which I joined this workshop and seminars. I was also a part of webinars during the Corona period. As far as my teaching experience is concerned, earlier I was working as a PGT biology, Okay. but here in Nalanda Vidyalaya, I am working along with the Nalanda management and administration. My main task is to look after 11th and 12th science. How can give best results? That is my main task nowadays. ओके, सो दर्शक मित्रों को ये बता दें कि सर ने एक ही स्कूल में 22 साल का कंटिन्यूस एक्सपीरियंस जो है वो गेन किया है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स, और सर के एकेडमिक्स एज वेल एज को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी सर ने बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखा है, इंक्लूडिंग एग्ज़ाम CBSE एग्ज़ाम पैकेजेस, एंड साथ में सर ने बहुत ही रिसर्च भी किया है। तो नालंदा विद्यालय के विद्यार्थियों को सर का बायोलॉजी के साथ साथ बहुत ही पूरा एक्सपीरियंस जो है उनका भी लाभ मिल रहा है। तो पहला मेरा आपको क्वेश्चन मैम ये है कि स्टूडेंट्स को एंगेज रखने के लिए और साइंस को स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए आप कौन कौन सी मेथड्स यूज़ करते हो? साइंस को इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जनरली मैं टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज अलग अलग मेथड्स यूज़ करती हूँ, जैसे कि
teaching learning based methodology, lecture based methodology, then inquiry based methodology, Yes. experiment and demonstration method. देन साइंस को मैं जनरली कोरिलेट करती हूँ डे टू डे एक्टिविटी के साथ, और भी बहुत सारे ऑडियो वीडियो क्लिप्स लेके स्टूडेंट्स को हो सके इतना इजी वे से एक्सप्लेन करती हूँ। इससे बच्चों के जो कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, उनमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, कुछ स्किल्स डेवलप होते हैं, और अंडरस्टैंडिंग स्किल डेवलप होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है, प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप होता है, एप्लीकेशन स्किल्स डेवलप होता है, एंड दे कैन इजीली अंडरस्टैंड द टॉपिक इन दैट सेशन। ओके, तो इन शॉर्ट इनकी जो सीनियरिटी और एक्सपीरियंस है उनका का पूरा लाभ हमारे विद्यार्थियों को मिल रहा है, और A to Z सारी की सारी मेथड, सारी मेथोडोलॉजी और सारी अप्रोचिंग टेक्निक्स का यूज़ करके स्टूडेंट्स जो है उनको बड़े अच्छे से सिखाते हैं। तो रवि सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि फ्यूचर के बारे में मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि आने वाले समय में आपका जो मैथ्स डिपार्टमेंट है उसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, क्या आपने सोच रखा है स्टूडेंट्स के लिए? अभी सर इनिशियल लेवल पे अगर बताएं तो सबसे पहला गोल तो यही है कि मैक्सिमम IITian हम यहाँ से निकालें, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है नालंदा में उसकी जर्नी के बारे में अगर बताऊं तो इनिशियल फेज पे जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो बच्चों को बोर्ड लेवल पे, गुडसेट लेवल पे प्रिपरेशन करवाते थे। उसके बाद बच्चे उसमें बहुत अच्छा करने लगे, फिर हमने थोड़ा आगे सोचा कि जी मेंस जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट करा। कुछ टाइम के बाद उसमें भी बच्चे अच्छा करने लगे, और लास्ट 2-3 साल से हम जी एडवांस लेवल पे भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और हर साल 2-3 बच्चे हैं इंडिया के प्रीमियर IITs में एडमिशन ले रहे हैं। नेक्स्ट टारगेट हमारा यही है कि अपकमिंग ईयर से मिनिमम 5 बच्चे हैं वो IIT में जाने से। सो इन शॉर्ट, श्रेष्ठतम शिक्षा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो अपना कैरियर बहुत ही अच्छे से बनाए और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाकर बहुत अच्छा करे। वेरी गुड। तो अगला सवाल मुकेश सर आपसे है कि आपको अपने पहले के और अब के स्कूल में क्या फ़र्क नज़र आता है? आपने बहुत ही लंबी सफ़र जो है वो बनाई है DAV स्कूल से, और आप पिछले कुछ समय से नालंदा में हैं, तो सबसे पहले आप वो दर्शक मित्रों को बताइए कि आपको क्या वो फ़र्क नज़र आता है? एक्चुअली सर DAV का जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। हमको किसी भी मेन काम के लिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी काम हो हमको न्यू दिल्ली जाना पड़ेगा। ओके। लेकिन मैं जब नालंदा मैंने ज्वाइन किया उसके बाद जो मेन बात मैंने महसूस की, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। हमारे डायरेक्टर्स कार्तिक सर और नियति मैम इतने डाउन टू अर्थ हैं। Yes. हमें किसी भी काम के लिए किसी भी रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, मैं मानता हूँ कि विद इन 10 मिनट्स ये अवेलेबल हो जाता है। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। जिस दिन मैंने स्कूल ज्वाइन किया था सितंबर मंथ में, मैंने सर को बोला, सर मुझे एक प्रोजेक्टर चाहिएगा बच्चों की हेल्प करने के लिए। आप इस बात को जानकर के सरप्राइज होंगे कि सेम डे इन द लास्ट पीरियड ऑफ द डे प्रोजेक्टर वाज देयर। उन्होंने राजकोट से ऑर्डर करके और उस प्रोजेक्टर को यहाँ पर मंगवा लिया। तो सबसे मेन बात है एक सपोर्टिव मैनेजमेंट का होना। दूसरी बात, अगर मैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं स्टूडेंट्स के अंदर इतनी डाइवर्सिटी यहाँ पर देखता हूँ। कुछ बच्चे द्वारका से आए हैं, कुछ सोमनाथ साइड से आए हैं, कुछ भुज और कच्छ से आए हैं, बहुत सारे बच्चे रूरल बैकग्राउंड के भी हैं। लेकिन सर जब हम उनका मेंटल लेवल देखते हैं, हमारे स्कूल स्टार्ट होता है 8:20 पर, और मैं अपने अकोमोडेशन से देखता हूँ कि बच्चे 7 o'clock पर क्लासरूम में आकर के स्टडी कर रहे हैं। जनरल टेंडेंसी बच्चों की होती है कि वो स्कूल लेट पहुंचते हैं। हाँ।
हमारे यहाँ पर बच्चे टाइम से 1 या 1.5 घंटा पहले स्कूल आ जाते हैं। हमारा डिपार्चर टाइम 4:20 है और बच्चे 6 o'clock तक पूरे डिसिप्लिन के साथ, फोकस और कंसंट्रेशन के साथ 6 बजे तक स्कूल में बैठ करके वो पढ़ाई करते रहते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे और मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि आज मैं नालंदा विद्यालय का एक हिस्सा हूँ और मुझे इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन और इतने अच्छे स्टूडेंट्स मिले हैं और मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला है। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। बहुत अच्छी बात है कि ये जो आपने बताया वो मेरे ख्याल से कॉमन हो जाना चाहिए कि जनरली क्या होता है कि कभी क्या किसी रिक्वायरमेंट को लेकर कभी मैनेजमेंट की बात आती है थोड़ी बताएंगे, फिर उनको बताते देर आर हायरार्कीज, फिर उनका टाइम लगता है, फिर वो इम्प्लीमेंट होने में, एक्विजिशन होने में थोड़ा समय लगता वो है। एक सरकारी नियम हाँ, जो ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। Yes. लेकिन यहाँ पे जैसे कि बताया कि डाउन टू अर्थ है तो वेरी सेम डे आपको रिसोर्सेस मिल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक सिंप्लिसिटी के साथ साथ ये भी प्रोजेक्शन होता है कि मैनेजमेंट जो है दे आर ऑल्सो आइंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स एंड फुलफिलमेंट। एग्जैक्टली ये भी है, तो ये बहुत ही अच्छी, और मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी चीज़ होने के अलावा ये एक कॉमन होनी चाहिए कि सारे स्कूल्स, सारी संस्थाएं, सारे कॉलेज के मैनेजमेंट को ये खास करके इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। बाकी जो फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो होता रहेगा वो चीज़, जैसे ऐसा करने पर शायद आपने बताया कि बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड जल्दी आ जाते हैं हॉस्टल से और फिर बहुत लेट तक भी रहते हैं, तो ये उनका जो डेडिकेशन है ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की तरफ से भी जो वार्मनेस मिलता है शायद वो भी ये काम करता है। ऑब्वियसली। रुक्मणी मैम, अगला सवाल आपसे है कि आप अपने सेशन में एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट्स जो है वो कैसे करवाते हैं? सर, साइंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी होते हैं और एक्टिविटी भी होती है। जनरली एक्सपेरिमेंट के लिए मैं स्टूडेंट्स को लेबोरेटरी में लेके जाती हूँ और उनको डिमॉन्स्ट्रेट करके वो एक्सपेरिमेंट समझाया जाता है, डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाता है। फिर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी एंड व्हाट यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स दे आर गिविंग करेक्ट आंसर एंड दे बिकम मोर क्यूरियस रिगार्डिंग दैट सब्जेक्ट। एंड डे टू डे लाइफ में मैंने कैसे बोला, साइंस को मैं कोरिलेट करती हूँ। इवन क्लास वाइज भी मैं बहुत सारी एक्टिविटी कराती हूँ। जैसे कि आज मैं एक टॉपिक पढ़ा रही थी, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उसके बेस में एक सिंपल सा छोटा सा एक्टिविटी मैंने क्लास में कराया। मैंने 6 स्टूडेंट्स को स्टेज पे बुलाया, उसमें से 2-2 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया। एक ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में 2 स्टूडेंट्स रखे जिनको मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि यू हैव टू अटैच योर नेल टू नेल लाइक दिस वे एंड कीप अवे फ्रॉम ईच अदर। सेकंड ग्रुप में मैंने 2 स्टूडेंट्स को बुलाया और इंस्ट्रक्शन दिया यू हैव टू जॉइन योर हैंड टू हैंड एंड कीप अवे फ्रॉम ईच अदर। एंड थर्ड ग्रुप के 2 स्टूडेंट्स को मैंने बुला के बोला कि यू हैव टू इंटरलॉक योर आर्म्स लाइक अ बिहू डांस। तो तीनों स्टूडेंट्स को जैसे इंस्ट्रक्शन दिया वैसे ही वो स्टूडेंट्स ने फॉलो किया। फिर मैंने क्लास में से एक स्टूडेंट को बुलाया और उसको बोला कि नाउ ग्रुप फर्स्ट के पास जाइए और उसको ब्रेक कीजिए। तो उसने क्या किया, सिंपली पोज लगा के उसने ब्रेक कर दिया। ग्रुप फर्स्ट को भी इजीली ब्रेक कर दिया, ग्रुप सेकंड को भी ब्रेक कर दिया एंड ग्रुप थर्ड को वो ब्रेक नहीं कर पाया। देन मैंने स्टूडेंट से पूछा व्हाट यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स ने इजीली आंसर दे दिया कि ग्रुप 1 के जो स्टूडेंट्स हैं दे आर द पार्टिकल ऑफ एयर, गैसियस पार्टिकल। ग्रुप 2 के जो स्टूडेंट्स हैं दे आर लिक्विड पार्टिकल एंड ग्रुप 3 के जो हैं वो दे आर द सॉलिड पार्टिकल्स। तो ये एक्टिविटी बेस्ड से क्वेश्चन इजीली अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंडिंग स्किल डेवलप होता है, डेमोन्स्ट्रेशन स्किल डेवलप होता है एंड टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। हाँ, तो दर्शक मित्रों, डे टू डे लाइफ के साथ एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट्स जो है वो अटैच करके अगर स्टूडेंट्स को सिखाया जाए तो बड़े अच्छे से सीखते हैं। ये मैम का जो है वो मेथड, अप्रोचिंग सब कुछ है। अगला सवाल रवि सर आपके लिए है
कि आपका जो मैथ्स का सिलेबस जो है वो आज के समय के साथ कैसे अलाइन है, और ये अलाइन होना ये आप कैसे मेक श्योर कर सकते हैं? तो सर जैसा कि मैंने बोला, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसके साथ साथ में बोर्ड और कुछ सेट का भी प्रिपरेशन होता है। तो मेनली अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एनटीए जो बॉडी है वो कंडक्ट करता है एग्जाम, उसका जो सिलेबस टाइम टू टाइम अपडेट होता है उस पर हमारी नज़र रहती है। मार्केट में बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, उसके साथ कंटिन्यूसली डिस्कशन होता रहता है। उसके बाद जो लेटेस्ट एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर 2-3 साल में कुछ ट्रेंड्स चेंज होते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस ऐड होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आउटडेटेड हो जाते हैं। तो उस पर कंटिन्यूसली अभी जैसे जेडब्ल्यू का एग्जाम चल रहा है तो उसके जो पेपर्स है उसके क्वेश्चन है, लेवल क्या अप डाउन होता है, क्या सिनेरियो चेंज होता है, इस पे फोकस होता है। बाकी और भी बहुत सारे मीडियम्स है, उसके थ्रू कॉन्स्टेंटली हम कनेक्ट रहते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट होता रहे। जैसा कि अगर थोड़ा सा आप टाइम दें तो एक एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा मैथ्स के रिलेटेड है तो हो सकता है सारी ऑडियंस को थोड़ा सा उसमें समझ में ना आए, बट फिर भी सिंपल वर्ड में अगर एक्सप्लेन करूँ तो क्लास 12 में चैप्टर नंबर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस आते हैं, उसमें से एक है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन जो है ना, किसी भी सेट पे नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन कितने बनेंगे ये फाइंड करने का जो फॉर्मूला है ना, ये अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुआ है। तो अभी लेटेस्ट मुझे ये पता चला कि किसी ने वो फॉर्मूला डिराइव करके अपना रिसर्च पेपर है वो सबमिट किया है। अब देखते हैं आगे वो अप्रूव होगा कि नहीं, बट आई मीन कि जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं हम बिल्कुल उसके साथ कनेक्टेड होते हैं और ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली बच्चों के साथ भी शेयर करते हैं। ओके, सो इन शॉर्ट आपका एक ऐसा मेथड है कि भाई डिस्कवरी के साथ साथ एक्सप्लोरेशन भी आप करवाते हैं। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन मुकेश सर आपसे है कि आपको पूछना चाहूँगा कि आप जब अपना नेटिव राजस्थान जो है वो छोड़कर गुजरात आए तो कुछ कारण रहे होंगे, तो दर्शक मित्रों को ये बताएंगे कि वो क्या कारण थे जब राजस्थान जो है आपका फील्ड आपने चेंज नहीं किया लेकिन आपने स्टेट अपना चेंज किया। सर मैं राजस्थान के कोटा शहर से बिलोंग करता हूँ। ओके। और कोटा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हब माना जाता है, शिक्षा का काशी है। यस, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आईआईटी और नीट की कोचिंग करने के लिए कोटा में पहुंचते हैं, लेकिन मैं खुद कोटा छोड़ करके और गुजरात आ गया। अपने आप में ये भी एक अपने लिए मैं सुखद संयोग मानता हूँ। एक्चुअली सर इसका पहला कारण मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ हो, उसकी पर्सनल ग्रोथ भी। ओके। मुझे यहाँ आने के बाद एक तो प्रोफेशनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बच्चों के बीच में जाकर के अपनी जो एबिलिटीज हैं, अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं, मैं टीचिंग एटमॉस्फेयर को कैसे अपलिफ्ट कर सकता हूँ, उसका मुझे यहाँ पर काम करने का मौका मिल रहा है। दूसरी बात, कोटा में सर मैंने कुछ सालों में देखा है, पिछले कुछ सालों में देखा है कि पूरी तरीके से बच्चे स्ट्रेस में अपनी लाइफ ओके, कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से कंपटीशन इतना ज़्यादा है बच्चों में, और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाने के बाद उनका जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, उनका जो टेस्ट लेने का सिस्टम है, उसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं। उस स्ट्रेस की वजह से खुद मेरी बेटी 12th की कोचिंग कोटा से कर रही है, लेकिन जब मैं उसकी हालत देखता हूँ कि वो किसी भी दिन रोने लग जाती है, पापा इतना सारा होमवर्क मैं कैसे करूँगी। अगर किसी टेस्ट में नंबर नहीं आए तो अगले दिन खबर मिलती है कि उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। कोटा के अंदर सबसे ज्यादा जो दिक्कत लोगों को सुनने में मिल रही है आजकल, सुसाइड केसेस। इतने सारे सुसाइड वहां पर हो रहे हैं। भले वहां पर एक पढ़ाई का माहौल है, नो डाउट, लेकिन एक भी बच्चा अगर कोई पेरेंट अपना खोता है तो उसका दुख वो आजीवन उसके साथ रहता है। तो ये सब वजह मेरे को एक्चुअली वहां से यहाँ लाने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा जब कोई भी व्यक्ति एक ही जगह पर और एक संस्था में बहुत लंबे समय तक काम करता है तो उसको लगने लगता है कि अब यहाँ की लाइफ थोड़ी सी मोनोटोनस होने लगी है। मैं गुजरात में आने के बाद
नो डाउट गुजरात का कल्चर, गुजरात का फूड और गुजरात के लोगों का जो मिलनसार नेचर है, ये हम पहले सुना करते थे राजस्थान में कि गुजरात बहुत अच्छा स्टेट है। यस, लेकिन ये यहाँ पर आने के बाद मैंने महसूस किया कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट तो यहाँ का अच्छा है ही, बाकी यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, आसपास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। आप किसी से भी जाकर के किसी भी तरह की हेल्प यहाँ पर लेते हैं तो लोग 24 घंटे आपकी हेल्प करने को तैयार रहते हैं। ये सब बातें हैं जो मुझे यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छी लगती है। वो है गुजरात जो है जहाँ ह्यूमैनिटी अभी भी बरकरार है। यस सर। और आपने बताया कि राजस्थान, वहाँ पे कोटा जो है जैसे का साइंस शिक्षा का काशी माना जाता है, पर फैक्ट एक और, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, तो एक और मतलब चित्र ये आता है कि बहुत ही स्ट्रेस, तो साइंस की शिक्षा तो हर जगह पर होती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे भी होती है, पर जैसे कि आपने देखा कि बच्चों को इंस्पायर करके अगर पढ़ाया जाए तो जो है बच्चा जो है वो अपने हिसाब से प्रॉपरली अपना लेवल जो है वो चूज करके एक्सेल करेगा ही करेगा। लेकिन बच्चे के ऊपर अगर थोपा जाएगा कि भाई नंबर मैटर्स, तो सिर्फ नंबर आगे जाके कुछ नहीं कर पाते हैं। वैसे हजारों एग्जांपल्स है। रुक्मणी मैम, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अलग अलग प्रकार की एबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स एक प्रकार का लेवल नहीं होता है। कोई ऐसा मीडियोकर होता है, कोई स्किल टैलेंटेड होता है, कोई बिलो एवरेज होता है। तो आपके पास सभी ग्रुप का स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको आप कैसे सिखाते हैं, आप डिफरेंशिएट कैसे करते हैं उनकी लेवल ऑफ एबिलिटी को, और वो आइडेंटिफाई करके आप कैसे सिखाते हैं? जी सर, क्लास में अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स फास्ट लर्नर होते हैं और कुछ स्लो लर्नर होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का ग्रास्पिंग पावर और कंटेंट नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो उनको जनरली हम गाइड करते हैं कि दे हैव टू यूज रेफरेंस बुक एज वेल एज टेक्स्ट बुक। अलग अलग रेफरेंस बुक और टेक्स्ट बुक यूज करके उनको हम गाइडलाइन देते रहते हैं। बट जो स्लो लर्नर स्टूडेंट्स हैं उनको हम बहुत ज़्यादा रेफरेंस की तरफ नहीं कहते हैं यूज़ करने के लिए, बट दे हैव टू यूज ओनली टेक्स्ट बुक। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं बहुत ही वीक होते हैं साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो उनके ऊपर हमको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने के होते हैं। लिमिटेड क्वेश्चंस उनको देके उसके ऊपर हम वर्क करते हैं, जिसकी वजह से उनकी रिजल्ट अच्छी आती है। इतना ही नहीं, हम ग्रुप वाइज स्टूडेंट्स को अलग अलग टास्क देते हैं, जैसे रोल मॉडल प्ले, प्रेजेंटेशन करने का, देन क्विज टाइप क्वेश्चन पूछने का, मॉडल बनाने का, ग्रुप डिस्कशन करने का, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स में अलग अलग स्किल डेवलप होते हैं और साइंस के प्रति रुचि बढ़ती है। ओके, तो स्टूडेंट्स के लेवल के हिसाब से जो है स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है, काम दिया जाता है, टास्क दिया जाता है, एक्टिविटी दी जाती है और एंगेज रखा जाता है। अगला क्वेश्चन रवि सर आपके लिए है कि सर मैथ्स में स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने के लिए और प्रेरित करने के लिए आपका अभिगम अब तक क्या रहा है, आपका क्या अप्रोच रहा है? ये सर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। एक्चुअली मेरा जो काम है ना वो यही है कि बच्चों को कैसे मोटिवेट करें। एक एपीजे अब्दुल कलाम का एक कुछ वर्ड्स मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था और एग्जैक्ट याद नहीं, बट वो कुछ इस तरीके से है कि आप बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाएं नहीं, उसको टीचिंग मत करवाइए, जस्ट एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट करिए जिससे बच्चे अपने आप लर्न कर सकें। तो जिस दिन से मैंने वो स्टेटमेंट पढ़ा उस दिन से मैं इस बात पे मेरा फोकस होता है कि मैं अपनी तरफ से बच्चों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना दूँ, एक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, बच्चे फिर अपने आप आंसर देते हैं। और उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि जो हमको तो पता है उन तक कौन सी बात पहुंचानी है, तो इंटेंशनली ऐसा किया जाता है कि पहले धीरे धीरे बच्चों को रॉन्ग डायरेक्शन में लिया जाता है, उसके बाद उसको बताते हैं हम कि ये गलत है ये सही है। तो एक तो क्या होता है यहाँ पे शॉक फैक्टर मिलता है, तो बच्चों को वो लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जो गलत डायरेक्शन में वो गए दूसरी बार वो डायरेक्शन में नहीं जाए। इसका मतलब कि क्या सही है वो सिखाने से पहले क्या गलत है, कहाँ पे मिस्टेक्स हो सकते हैं ये बताते हैं।
इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो मेन जो टारगेट हमारा है वो ये होता है कि बच्चों को डायरेक्टली जाके कोई नया टॉपिक इंट्रोड्यूस ना करें। उसको क्या होता है कि 10th ग्रेड तक 1 to 10 में जो भी मैथ्स पढ़ा है सीधा उसके साथ कनेक्ट करके फिर धीरे धीरे वहां से अपने टॉपिक पे लेके जाते हैं, तो बच्चों को वो फेमिलियर लगता है। ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सीख। ओके, सो बहुत ही अच्छा आपने बताया कि जैसा कि कलाम जी का एग्जांपल लिया आपने कि बच्चों को पढ़ाना है ऐसा नहीं, लेकिन बच्चों को सीखने के लिए इंस्पायर करना है, इंस्पायर देम टू लर्न, राइट। और ऐसे ही आप उनको इन्वॉल्व करके ऐसा करते हैं। बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन मुकेश सर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि खास करके नालंदा विद्यालय के बारे में। आप जब से यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं तो आप नालंदा विद्यालय और यहाँ के शैक्षणिक माहौल के बारे में क्या बताना चाहते हैं? सर, मैं अभी आपको बता रहा था कि नालंदा विद्यालय बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। हम सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के ही अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। नालंदा विद्यालय JEE, नीट और गुड सेट तीनों के अंदर एक्सीलेंट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ओके। और एक्सीलेंट रिजल्ट देने का मेन जो कारण है वो है हमारी यहाँ की साइंस की टीम, हमारे फैकल्टी मेंबर्स। हमारे यहाँ पर जो फैकल्टीज हैं वो 15-15 साल से सर यहाँ पर काम कर रही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इन ऑल सब्जेक्ट्स वेल एक्सपीरियंस्ड, वेल क्वालिफाइड टीचर्स आर देयर। They are working day and night along with the students. Whatever kind of doubt students have, they are always ready to solve them. सबसे मेन जो यहाँ पर शैक्षणिक माहौल की हम बात कर रहे हैं उसका क्रेडिट जाता है यहाँ की टीम को, क्योंकि एक टीम वर्क किसी भी संस्था के लिए, उसके उत्थान के लिए एक टीम वर्क और अच्छी टीम का होना बहुत जरूरी है। और हमारी जो साइंस की टीम है उसमें जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं सर, मुझे नहीं लगता कि हमारी जैसी टीम पूरे सौराष्ट्र में कहीं पर होगी, क्योंकि एक एक टीचर का नाम जब मैं पेरेंट्स के मुंह से सुनता हूं तो मुझे अपने आप को नालंदा विद्यालय में होने पे गर्व महसूस होता है, क्योंकि मैं भी उन लोगों के बीच में रहकर के काम करता हूं। जहां तक बच्चों की बात है, हमारे विद्यालय में बच्चे JEE, नीट और गुड सेट के लिए मेनली आते हैं। उनका जो मेन फोकस है नालंदा विद्यालय को ज्वाइन करने का, उनको पता है कि अगर मान लीजिए हम एक जगह पर स्कूल करेंगे और दूसरी जगह पर कोचिंग करेंगे तो हमें स्कूल फीस अलग देनी पड़ेगी और कोचिंग की फीस अलग देनी पड़ेगी। इसके अलावा कितना सारा टाइम उनका खराब होगा। पहली बात, नालंदा विद्यालय डमी एडमिशंस एक्सेप्ट नहीं करता है। CBSE की तरफ से डमी कॉन्सेप्ट को बंद कर दिया गया है। ऐसे स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा जो स्कूल्स के अंदर रेगुलर नहीं रहेंगे। ये लेटेस्ट सर्कुलर आया है CBSE। और हम कभी भी नालंदा विद्यालय में एक भी स्टूडेंट को डमी एडमिशन नहीं देते हैं। जब हम इतना अच्छा रिजल्ट यहाँ पर JEE, नीट और गुड सेट का दे रहे हैं, बच्चे उसी वजह से नालंदा को सेलेक्ट कर रहे हैं। अभी हमारा 11th क्लास का एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। सर, आप सरप्राइज करेंगे कि इतने से कम टाइम में हमारे पास 100 बच्चे हो गए। इतने से दिनों में हम अभी 100 के स्ट्रेंथ पर आ चुके हैं और आने वाले टाइम पर हो सकता है कि हमारे पास इतने बच्चे लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं कि एक समय पर हो सकता है हमको ये कहना पड़ेगा कि हमारे पास जगह नहीं है। उसका कारण क्या है? यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ की फैकल्टीज, वो सब मिल करके एक कोलिबरेटिव जो एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट किया है वो नो डाउट आने वाले समय में भी बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि नालंदा डमी एडमिशंस नहीं बट यमी एडमिशंस लेता है। Yes. कि जिससे सोसाइटी को फायदा हो, समाज को फायदा हो, देश को फायदा हो। तो रुक्मणी मैम, अगला सवाल मेरा आपसे है कि आप अपने साइंस क्लासरूम में सेफ एंड रिस्पेक्टफुल वातावरण जो है वो कैसे बनाते हैं बच्चों के बीच में?
सर, मैं साइंस में सेफ एज वेल एज रिस्पेक्टफुल वातावरण बनाने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करती हूँ। ओके। जैसे फर्स्ट रूल नंबर कि मैं मेरी क्लास में मॉनिटर असाइन करूँगी। ओके। सेकंड थिंग, मैं सेल्फ डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा मैं खुद मेंटेन करती हूँ, इसीलिए टीचर इज़ अ रोल मॉडल ऑफ देयर स्टूडेंट्स। अगर मैं डिसिप्लिन में रहूँगी तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स दे फॉलो मी। Yes. सेकंड थिंग, मेरा हमेशा क्लास में पॉजिटिव लैंग्वेज होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। आई इनकरेज द स्टूडेंट्स सो दे कैन शेयर द थिंग्स एज वेल एज देयर थॉट्स विदाउट एनी हेजिटेशन एंड फेयर। और भी बहुत सारी बातें हैं कि टीचर और स्टूडेंट्स में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो कुछ इमोशनल कंसर्न भी हम स्टूडेंट्स के साथ दिखाते हैं। कभी कभी उनका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होता है तो भी हम हेल्प करते हैं। ओके, तो इस तरह से आप सेफ एंड रिस्पेक्टफुल वातावरण बनाते हैं। बने हो सके उतना स्टूडेंट्स को अटैच करके उनको इमोशनली जहाँ पे गाइड करना पड़े वहाँ पे गाइड करके मैम जो है वो अपने साइंस क्लासरूम का बड़ा अच्छे से एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रवि सर आपके लिए है कि आप अपने मैथ्स डिपार्टमेंट में कौन सी टीचिंग मेथोडोलॉजी और कौन सा अप्रोच का उपयोग करते हैं अपने डे टू डे सिलेबस एक्टिविटीज़ में? उसमें सर बेसिकली हमारा जो गोल है वो यही होता है कि बच्चों को हम ज़्यादा सिखाएं, उससे पहले जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बच्चों के माइंड में खुद से क्यूरियोसिटी है वो डेवलप हो। जैसा कि एक और मैथ्स का एग्जांपल थोड़ा सा भारी पड़ेगा ऑडियंस में, लेकिन देना चाहता हूँ। एक बहुत सिंपल है, जैसे 10th ग्रेड का बच्चा है ना, वो 10th क्लास में ये सीख के आता है कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ओके। उसके साथ साथ उसको ये भी पता होता है कि साइन थीटा है वो एक रेशियो है परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का रेशियो। अब परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का रेशियो साइन थीटा है तो वो 1 तभी होगा जब परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इक्वल होंगे। अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल का किसी को नॉलेज है तो होता ये है कि परपेंडिकुलर एंड बेस कभी भी परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज कभी भी इक्वल नहीं होते। अगर परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं होंगे तो कट होके आंसर कभी भी 1 नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि साइन थीटा की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। इतना डिस्कशन करने के बाद लास्ट को क्लास इस तरीके से मैनेज किया होता है कि नेक्स्ट बच्चों को 1-2 मिनट छोड़ दिया जाता है। उसके बाद बोला जाता है कि साइन थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। पहले कुछ बच्चों के आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, उसके साथ डील करने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट ये होता है कि साइन थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है, इसके बारे में हम कल सीखें। तो मतलब कि बच्चे इन्वॉल्व होते हैं और घर जाके भी कनेक्टेड रहते हैं, सोचते रहते हैं, अपनी तरफ से थोड़ा रिसर्च करके आएंगे और क्यूरियोसिटी और बढ़ेगी। ओके, सो हम जब बीएड करते हैं तो उसका जो बेसिक होता है विषय अभिमुख आप वो करवाते हैं बच्चे को कि भाई ऐसा करके पॉइंट पे लाया जाता है और फिर उनको आगे मतलब। ओके, अगला सवाल मुकेश सर आपसे है कि साइंस डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स को अच्छी शिक्षा मिले उसके लिए आप अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या एफर्ट्स है? सर, साइंस डिपार्टमेंट में एक सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ पर वेल एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड टीम है। सभी फैकल्टी मेंबर्स वेल क्वालिफाइड हैं। बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिले उसके लिए हमने एक सेट पैटर्न यहाँ पर तैयार किया है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, हर वीक में हम बच्चों के 2 वीकली टेस्ट लेते हैं 11th और 12th के बच्चों के, हर ट्यूसडे को और हर सैटरडे को। ट्यूसडे को होने वाला वीकली टेस्ट सब्जेक्टिव टाइप का होता है जिसमें बच्चों से डिस्क्रिप्टिव आंसर पूछे जाते हैं, और हर सैटरडे को जो टेस्ट होता है उसमें हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं। यानी 1 महीने में हम बच्चों से 4 सब्जेक्टिव और 4 ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले रहे हैं, वीकली टेस्ट। इसके अलावा महीने भर में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उसका टेस्ट हम मंथ की लास्ट डेट को लेते हैं। यानी 8 वीकली टेस्ट प्लस 9th नंबर पे मंथली टेस्ट, पूरे महीने में पढ़ाया गया कंटेंट उनसे मंथली उसमें पूछा जाएगा। उससे बच्चों को लगातार मेहनत करनी पड़ती है, बच्चे डिवोटेड रहते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं स्टडीज के प्रति। इसके अलावा एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब बच्चे 12th क्लास में JEE और नीट और गुडसेट की प्रिपरेशन करते हैं,
सर हम नवंबर से लेकर के मई तक बच्चों के शुरुआत में हम वीकली टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव जेडब्ल्यू वालों के लिए जेडब्ल्यू के टेस्ट, नीट वालों के लिए नीट के, और गुजसेट वालों के गुजसेट के लिए। वीकली टेस्ट से हम फिर उनको आते हैं हर 3 दिन में टेस्ट, फिर हर 2 दिन में टेस्ट, फिर रोजाना टेस्ट। एक समय पर हम बच्चों के एक दिन में 2 टेस्ट भी लेते हैं। यानी बच्चों को कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन उनका होता है, रेगुलर स्टडीज उनको करनी पड़ती है। हम इतने क्वेश्चंस उनको प्रिपेयर करा देते हैं साल भर में कि हो सकता है कि उन क्वेश्चन के बाहर से दूसरे क्वेश्चंस ही नहीं बचे। पूरा स्कोप कवर, पूरा स्कोप हम कवर कर लेते हैं। तो जब बच्चे लगातार इतने क्वेश्चंस तैयार करेंगे, वीकली टेस्ट, मैं कहता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट हमारे नालंदा विद्यालय में पढ़ने वाला सारे वीकली टेस्ट के पेपर, सारे मंथली टेस्ट के पेपर और जितने भी जेई और नीट के पेपर हम कंडक्ट कराते हैं, अगर उनको भी तैयार करके चला जाए तो बोर्ड में 95% से कम नहीं ला सकता और जेई और नीट में उसके बहुत अच्छी रैंक आ सकती है। आप सर बीच में क्षमा चाहूँगा, एक क्वेश्चन पूछना है मुझे। वो ये है कि जब आप इतनी टेस्ट करवाते हो बच्चों को, आपने बोला कि डेली बेसिस तक, उसमें कम मार्क्स आने पर बच्चों को कोई टेंशन मिलता है? सर बच्चों को हम एक्चुअली, हमारे स्कूल की खास बात ये है कि हम बच्चों को स्ट्रेस में नहीं आने देते। उसके लिए हमने एक सेट सिस्टम बना रखा है। हमारे यहाँ पर डाउट काउंटर्स होते हैं। एक दिन में हर क्लास के अंदर 2 रीडिंग पीरियड्स होते हैं। उसमें टीचर पढ़ाता नहीं है, बच्चों को रीडिंग का मौका दिया जाता है। और रीडिंग पीरियड में वो डाउट काउंटर पे जाकर के जिस सब्जेक्ट में जो डाउट्स होंगे उनको जाकर के टीचर के पास सॉल्व करता है। हम क्या करते हैं, जो वीक स्टूडेंट हैं उनकी टीचर से लिस्ट भी प्रिपेयर करते हैं। मैं खुद उसको ऑब्जर्व करता हूं कि कौन कौन वीक स्टूडेंट हैं। हम लगातार बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। मैं खुद बच्चों के पेरेंट्स से और बच्चों से लगातार टेलीफोनिकली, पर्सनली मिलकर के हम क्या बेस्ट कर सकते हैं बच्चों के लिए, वीक स्टूडेंट की रेमेडियल क्लासेस हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को कैसे एनहेंस कर सकते हैं, इसके लिए हम सतत प्रयास करते रहते हैं। हमारे प्रयास साल भर रहते हैं। और आप इस बात को इससे समझ सकते हैं कि जो बच्चा एक टेस्ट में कई बार 15th रैंक पे आता है, पता चला वो 1-2 टेस्ट के बाद में फर्स्ट और सेकंड पे आ रहा है, इस बात का प्रूफ है कि हम नीचे वाले बच्चों को भी ऊपर उठाते हैं। और हम बच्चों को लेकिन एक ही सलाह हमेशा देते हैं कि बच्चे डाउट के साथ घर नहीं जाना है। जिस दिन का जो डाउट है वो उसी दिन सॉल्व होना चाहिए। और यही नालंदा विद्यालय की पहचान है जो कि हमको बेस्ट रिजल्ट दे रहा है। तो शॉर्ट में कह सकते हैं कि 360 डिग्री आपका अप्रोच रहता है। यस सर। बच्चों को टेंशन के बजाय मेंशन करते हैं, ऑब्वियसली, और ऐसे करके आप बच्चों को ऊपर लाते हैं। ये आपका अप्रोच रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि इतनी सारी टेस्ट लेते हो तो कॉम्पिटिटिवनेस तो है, लेकिन आपने कॉम्पिटिटिवनेस को जैसे ब्रीदिंग में डाल दिया है तो बच्चों को इसका स्ट्रेस नहीं लगता है, वो अपने रूटीन में ले लेते हैं। दैट इज द मेन डिफरेंस कि आप कह रहे थे कि कोटा में इतना सारा स्ट्रेस है, तो यहाँ पे आपने स्ट्रेस जो है उसको पूरा इन्वर्ट करके स्ट्रेस को रूटीन बना दिया है इस तरह से कि वो स्ट्रेस नहीं है, वो पूरा का पूरा हार्ड वर्क है। मैम, रुक्मणी मैम, अगला सवाल आपसे है मेरा कि आपके स्टूडेंट में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो कैसे जनरेट करते हैं, कैसे उनको प्रेरित करते हैं कि जिम्मेदार व्यक्तित्व होना चाहिए आगे जाके देश को रिप्रेजेंट करने वाले आपके स्टूडेंट्स? Actually, teacher is the role model of their students to promote the accountability as well as the culture of education. मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कुछ फैक्टर्स, की फैक्टर्स देती हूँ, जैसे दे हैव टू सेट अप देयर रोल एंड दे हैव टू सेट अप देयर गोल। एम और गोल उनका लाइफ में फिक्स होना चाहिए। अगर उनका लाइफ में गोल नहीं होगा तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। सेकंड थिंग, अगर गोल अचीव करने का है तो उसके ऊपर वर्क भी करने का है। तो बच्चों को उसके हिसाब से उनको वर्क करने का है, तो वर्क करने के लिए उनको प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा।
और वो प्रॉपर टाइम टेबल बना के वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर उस पे वर्क करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलता है। बट सम टाइम कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कुछ इंसिडेंट की वजह से बच्चों को कभी मार्क्स कम आते हैं। तो हमेशा मेरी एडवाइस स्टूडेंट को यही रहती है कि मिस्टेक में से हमेशा आप सीखिए, बट मोटिवेट हमेशा, पॉजिटिव मोटिवेशन हमेशा मेरा बच्चों के साथ रहता है, जिसकी वजह से बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है एज वेल एज डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट भी बढ़ता है और फ्यूचर में जाके वो एक सिटीजन, अच्छा और बेस्ट सिटीजन साबित हो सकता है। तो स्टूडेंट्स को हो सके उतना इन्वॉल्व करके मैम सिखाती है कि भाई कैसे रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। कभी कभी सेल्फ रोल असाइनमेंट भी किया जाता है, तो इसके वजह से स्टूडेंट्स के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जनरेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रवि सर से है कि सर, जैसा कि रुक्मणी मैम को भी मैंने पूछा था कि भाई स्ट्रगल करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, सभी स्टूडेंट्स का लेवल एक नहीं होता है, कोई मीडियोकर होता है, कोई बहुत ही एडवांस होता है। तो स्ट्रगल करने वाले स्टूडेंट्स के लिए आप क्या स्ट्रेटजी बनाते हो, अलग से कुछ स्ट्रेटजी बनाते हो या नहीं, मटेरियल वगैरह जो भी है आप बता सकते। उसमें सर ऐसा है कि एक क्लास मान लीजिए 30, 35, 40 स्टूडेंट्स का है, तो उसमें अलग अलग वेराइटीज के स्टूडेंट्स होंगे। मेनली उसको 3 कैटेगरी में अगर डिवाइड करें, एक बिलो एवरेज, एक एवरेज और एक बहुत ही स्मॉल स्टूडेंट। जो एबव एवरेज स्टूडेंट है उसको जैसा मैम ने बोला सिर्फ हिंट दे के छोड़ दो, वो अपने आप काम करेंगे। एवरेज बच्चे और जो बिलो एवरेज बच्चे हैं, मैं पर्सनली ऐसा बिलीव करता हूँ कि मेरा कंट्रीब्यूशन अगर क्लास में किसी बच्चे के तरफ से है तो वो जो बिलो एवरेज है, जिसको स्ट्रगल होता है, मैं लास्ट 12 ईयर्स से डेली जब क्लासरूम में जाता हूँ उसके पहले मेरा टारगेट वही होता है कि सबसे लोअर लेवल पे जो बच्चा है उसको कैसे आगे लाए। तो उसके लिए यही है कि मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, इतने सालों में मेरे से जितने भी बच्चे पढ़ के गए उसमें अलग अलग वेरिएशन के बच्चे होंगे, लेकिन किसी भी बच्चे को आप पूछ लीजिए, आंसर आ सकता है ऐसा कि सब कुछ समझ में आता है, रवि सर जो पढ़ाते हैं वो आंसर ऐसा भी आ सकता है कि कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं आता। और क्योंकि मैथ सब्जेक्ट ऐसा है उसमें 1 to 10 का बेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं। लेकिन एक बात गारंटी के साथ है कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं बोलेगा कि मैथ्स मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगता। तो मेरा प्राइमरी गोल यही है कि बच्चों के माइंड में वो क्यूरियोसिटी डेवलप करके वो इंटरेस्ट डेवलप किया जाए। अब एक बार अगर बच्चे के माइंड में वो इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, फिर वो किसी भी लेवल पे है, खुद से दौड़ना, चलना, भागना सीख जाए। और अगर एक बात मैं आपको बताऊं, शायद हम में से सब लोग सरप्राइज होंगे, जैसे हम लोग IPL चल रहा है तो साथ लगाते हैं मस्ती में कि कौन जीतेगा, ये जीतेगा। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, जब कॉरिडोर से चल के जाते हैं, ब्रेक में बच्चे जाते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं। बहुत बार ऐसा सुना है कि 2 बच्चे ऐसा डिस्कशन करते हैं कि चल मैं तुझे मैथ्स का ये क्वेश्चन देता हूँ, तू सोल्व कर सकता है कि नहीं। मतलब मेरे लिए इतना इनफ है, अगर बच्चे इस लेवल पे अगर पहुंच रहे, मतलब उसको पढ़ने में मजा आ रहा है। बाकी रिजल्ट है वो सेकेंडरी है, आउटपुट प्लस माइनस होता रहता है। हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा क्लास, डाउट सॉल्यूशन ये सब अरेंज करते हैं। प्रेरित करना ये शिक्षक का सबसे बड़ा धर्म है और वो रवि सर अपनी पूरी कैरियर में करते आए हैं और अलग अलग टीचिंग टेक्निक्स और मेथोडोलॉजी से वो बच्चे के अंदर मैथ्स का इंटरेस्ट ना सिर्फ जगाते हैं बट बच्चे को भगाते भी है उस हिसाब से। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके लिए, मुकेश सर आपके लिए है कि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप थोड़ा बता दें शॉर्ट में। सर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो जो यहाँ पर आकर के देखेगा वो देखता ही रह जाएगा। जब खुद मैंने पहली बार स्कूल में एंटर किया तो इतना बड़ा लश ग्रीन कैंपस देख करके मैं खुद भी सरप्राइज था। जो पहला अट्रैक्शन होता है किसी भी इंस्टीट्यूट का अंदर एंटर होते ही होता है उसका कैंपस। इतनी बेहतरीन बिल्डिंग्स, वेल इक्विप्ड लैब्स, वी आर हैविंग लैब ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर, ऑल डिपार्टमेंट्स। इतना शानदार हमारे यहाँ पर कैंपस, लश ग्रीन, सभी तरह की लैब्स अवेलेबल है। एक बात मैं जरूर ऐड करना चाहता हूँ साइंस स्टूडेंट्स के लिए, हमारी जो बिल्डिंग जिसमें अभी क्लासेस चल रही हैं, कुछ ही दिनों के बाद
हमारी एयर कूल्ड बिल्डिंग तैयार है, नई बिल्डिंग तैयार है इसी कैंपस के अंदर, जो कि पूरी तरीके से एयर कंडीशन है। अब बच्चे घंटों बैठ करके, जो बच्चे सुबह 7 बजे आकर के शाम को 7 बजे जाते हैं, वो फोकस कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं, आराम से बैठकर कंफर्टेबली वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्टडी कर सकते हैं। तो सर, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप किसी दूसरे स्कूल के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। और इस बात को आप अगर स्कूल के साइड में आप जाकर के देखेंगे तो यहाँ तो हॉस्टल और मेस भी आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। मेरी बेटी अभी आई थी सर, वो बीटेक कंप्यूटर साइंस है खुद भी और जॉब करती है गुड़गांव में। उसने मुझे बताया सर कि पापा मैं भी हॉस्टल में रही हूँ कॉलेज में, और अभी गुड़गांव में मैं पीजी में रहती हूँ, लेकिन मैं दावे से कह सकती हूँ 15-20 दिन रुक के गई थी। उसका कहना है कि मैं दावे से कह सकती हूँ कि यहाँ जैसा फूड किसी भी हॉस्टल में और किसी भी पीजी में नहीं मिलता है। तो जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं वो भी तो अपने आप में इतने लकी है, इतने फॉर्चुनेट है कि उनको इतनी अच्छी क्वालिटी का फूड यहाँ पर मिल रहा है। पूरी तरह पेरेंट्स की तरह यहाँ पर सुपरविजन है। हमारे हॉस्टल में जो वार्डन है पूरी तरीके से एज ए पेरेंट्स बच्चों के साथ लगे रहते हैं। बच्चों को रोज रीडिंग कराई जाती है रात को 8 से 10। दिन भर बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा बहुत खेलते हैं, फिर रात को 8 से 10 उनकी रेगुलर रीडिंग होती है। सर, हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? हम बच्चों के लिए वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं जो बच्चों की बेहतरी के लिए होता है। और हर तरीके से नालंदा विद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह पर, हर एस्पेक्ट में बच्चों के सपोर्ट में खड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चों का फीडबैक नालंदा विद्यालय के अंदर बहुत मायने रखता है, एक तो। और दूसरा, यहाँ के टीचर्स इंस्ट्रक्टर्स नहीं है। They cannot instruct students. They are guides. They are mentors. They are facilitators. Yes. But they are not instructors. और यही कारण है कि यहाँ का जो शैक्षणिक माहौल है, that is one of the best in the सौराष्ट्र, और I can say in गुजरात itself. वाह, वेरी गुड। तो इस जो आपने बताया उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि पुनरावर्तन ही हमारा वर्तन है, और ये कह सकते हैं कि सुगमता और कार्यक्षमता ही हमारी विशेषता है। इन शॉर्ट ये इसमें सब कुछ आ जाता है, राइट। अगला सवाल रुक्मणी मैम मेरा आपसे ये है कि साइंस में होने वाले जो डेवलपमेंट और एडवांसमेंट होते रहते, साइंस ऐसा एक फील्ड है जो कि बहुत ही रैंडम है, बहुत ही वेरिएबल है, तो उसमें जो भी एडवांसमेंट आता रहता है तो उसका आप अपने सब्जेक्ट्स जो है स्कूल में पढ़ाते हैं, अपना सिलेबस है, करिकुलम है और डे टू डे क्लास एक्टिविटी है, इनका तालमेल आप कैसे बिठाते हैं? सर, मैं हमेशा साइंस मैगजीन, साइंस न्यूज़पेपर और इंसाइक्लोपीडिया रीड करती हूँ। अब अपने आप को हो सके इतना अपडेट करती रहती हूँ। साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करती हूँ, साइंस सेमिनार अटेंड करती हूँ। इतना ही नहीं, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी इसमें इंसिस्ट करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ। जैसे नाउ सिंस लास्ट 4-5 ईयर्स से गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत सारे साइंस प्रोग्राम चालू कर दिए हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर 2023 में साइंस सेमिनार गुजरात गवर्नमेंट ने जो ऑर्गेनाइज किया था उसका टॉपिक था मिलेट अ सुपर फूड, जिसमें से मोरबी डिस्ट्रिक्ट में से ओनली 2 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे और 2 स्टूडेंट हमारे नालंदा के ही थे। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्शन हुआ, उनका रिवॉर्ड मिला। देन दे वेंट स्टेट लेवल, और स्टेट लेवल पे भी उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया। देन 2024 लास्ट ईयर हमारे 3 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। उसका टॉपिक था, साइंस सेमिनार का टॉपिक था AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पोटेंशियल एंड कंसर्न। उसमें हमारे 3 स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्ट हुए और वो 3 स्टूडेंट्स स्टेट लेवल पे गए। स्टेट लेवल में से उसमें से एक स्टूडेंट हमारा मकासना आयुषी, वो नेशनल लेवल में 3rd रैंक लेके आए। इसीलिए बच्चों को अगर मोटिवेट करो तो वो अच्छी तरह आगे बढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, IT क्विज कंपटीशन में हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, साइंस मैथ्स ओलंपियाड में भी बच्चे हमारे पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ लास्ट ईयर स्टेम क्विज कंपटीशन था पूरे इंडिया में, तो बच्चों ने ऑनलाइन
रजिस्ट्रेशन किया था, बट यहाँ से कंटिन्यूसली मैं उनको डेली बेसिस इंस्ट्रक्शन देती थी 9th 10th को। एक्चुअली वो 9th 10th 11th 12th के लिए था। स्टेम क्विज कंपटीशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स बेस्ड क्विज क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो उसमें भी हमारे 5 स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल में सिलेक्ट हुए, उसमें से 2 स्टूडेंट हमारे जोनल लेवल में सिलेक्ट हुए भुज में, और उसमें से ये 2 स्टूडेंट स्टेट लेवल पे गए और उनको बहुत सारे मेडल्स, रिवॉर्ड्स एज यूजुअल मिलते रहते हैं। दैट मीन्स व्हाट, इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर देयर पेरेंट्स, फॉर आवर स्कूल एज वेल एज फॉर चिल्ड्रन। नाउ लास्ट हमारा यहाँ पे इसरो में भुज कोस्ट ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, भावी वैज्ञानिक। ओके। उसमें हमारे 3 स्टूडेंट, मोरबी में से खाली 3 ही स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज दे सिलेक्टेड ओनली 3 स्टूडेंट, और वो तीनों के तीनों स्टूडेंट हमारे स्कूल नालंदा के थे। और वहाँ पे इसरो में वो 1 वीक तक रह के आए। इतना ही नहीं, उनको बहुत सारा नॉलेज मिला वहाँ पे, रोबोटिक साइंस, स्पेस के बारे में बहुत सारे वर्कशॉप उन्होंने अटेंड किए, बहुत सारे मीन्स वीडियोस और वो सब दिखाए गए, अलग अलग जगह पे उनको लेके स्पेस के बारे में बताया गया, बहुत अच्छी तरह ट्रेन किया गया, और उनको भी बहुत सारे मेडल्स, रिवॉर्ड्स वगैरह उनको मिले। NCSC में, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में भी हमारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट लेवल में 3-4 बार हमारा प्रोजेक्ट गया है, और नेशनल लेवल पे 1 बार हमारा प्रोजेक्ट वहाँ पे भी सिलेक्ट हुआ है। नेशनल वो थ्रू ऑल ओवर इंडिया लेवल पे है। अभी लेटेस्ट इसरो ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें से हमारे 9th वालों ने ऑलमोस्ट ये रजिस्ट्रेशन कर दिया है, बट 15 के अराउंड अभी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाला है इसरो। और जहाँ जहाँ पे इसरो की ब्रांच है, ये नेशनल ही है, तो वहाँ पे वो खाली 12 स्टूडेंट 8 स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, और उसमें से भी हमारे स्टूडेंट्स की पॉसिबिलिटी है, आ सकते हैं। और 15 दिन का ट्रेनिंग पीरियड है अहमदाबाद में, और 15 दिन का ट्रेनिंग पीरियड में उनको अच्छी तरह गाइडलाइन किया जाएगा। सो दर्शक मित्रों, हम आपको विदित करते हैं कि डेवलपमेंट और एडवांसमेंट जो है उसके साथ इतना ज़बरदस्त तालमेल बिठाते हैं हमारे टीचर्स कि स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा, मैम ने कहा, इतने मल्टीपल अचीवमेंट्स के एग्जांपल्स दिए, तो स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं अगर टीचर्स जो है वो प्रॉपर रास्ता चुने स्टूडेंट्स को पढ़ाने में, टीचिंग मेथोडोलॉजी में और अप्रोचिंग में, तो सब कुछ पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रवि सर आपसे है कि हमारे स्टूडेंट्स को मैथ्स में ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने के लिए कोई कंपटीशन या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आप करवाते हैं? उसमें सर जनरली इनिशियल लेवल पे जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तब मेरा ऐसा मानना था, और हम में से बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होगा कि मैथ्स एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल या ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती है, और मैं भी ऐसा मानता था। लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ाता गया, जैसे जैसे खुद से डेवलप करता गया, बच्चों से भी सीखता गया, वैसे मुझे पता चला कि मैथ्स है ना बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और बाकी सब्जेक्ट से बेनिफिट ये है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लैब है उसकी भी ज़रूरत नहीं। मतलब हम क्लासरूम में बैठ के बच्चों को वो फील करा सकते। जैसे मान लीजिए म्यूजिक है तो वो, या डांस है, कोई भी आर्ट है, उसको फील करने की बात है। यस। उसी तरीके से मैथ्स जो है ना, अगर आप जिस दिन उसको फील करने लग गए तो सारा जो कंफ्यूजन है, ये होगा कि नहीं, प्लस कैसे आया, माइनस कैसे आया, यहाँ पे प्लस करोगे माइनस करो, वो सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। अगेन इस चीज़ को भी अगर मैं थोड़ा सा ट्राई करूँ, क्योंकि बोर्ड और पेन के बगैर वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी एक टॉपिक 12th में आता है डेरिवेटिव। ओके। तो उसमें क्या होता है कि किसी भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव करो। अब अगर थियोरेटिकल मेथड से जाए तो किसी भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगा तो आंसर आ गया। बट मेरा जो इंट्रोड्यूस करने का स्टाइल है वो फर्स्ट लाइन यही होता है कि डेरिवेटिव कैसे करें वो तो बात की बात है, पहली बात है करना क्यों। डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का करेंगे और जो आंसर आएगा उससे मिलेगा क्या, क्यों हमें आंसर फाइंड करना, तो वो वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है। ये डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का करने से हमें
उस फंक्शन के टेंजेंट का स्लोप मिलता है। अब उसको फिर दूसरी डायरेक्शन में ले जाते हैं कि भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है ना वो tan थीटा से भी निकाल सकते हैं। अगेन मैं माफ़ी मांगूंगा कि शायद सब लोगों को ये चीज़ें समझ में ना आए, लेकिन tan थीटा से किसी भी टेंजेंट का स्लोप निकालने के बाद फिर उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है कि देखो अगर थीटा नहीं दिया है तो फिर tan थीटा से भी स्लोप नहीं निकाल सकते, तो क्या, तब पिक्चर में आता है डेरिवेटिव। उसके बाद डेरिवेटिव से कैसे स्लोप निकलेगा, उसका एप्लीकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, तो इन शॉर्ट आप शायद दर्शक मित्रों ने पहली बार सुना होगा कि मैथ्स को फील करवाने की बात जो है, कहीं वो एक सबसे बड़ा रहस्य भी है कि शायद जो बच्चे फील कर जाते हैं वो टॉप कर जाते हैं। कभी ऐसा होता है, कभी सोशल मीडिया में ऐसी कोई चैलेंजिंग इमेज आती है जिसको देख के पहले हमें कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन हम उसमें आगे थोड़ा और दिमाग पे जोर देते हैं और फिर हम देखते हैं तो धीरे धीरे हमारा व्यू क्लियर होता है, पता चलता है कि इसमें कुछ लिखा है या इसमें कुछ ड्रॉ किया है या इसमें कुछ डिकोडेड है। तो शायद आप यही फॉर्मूला अपनाते हो मैथ्स को बच्चों को फील करवाने के लिए। तो अगला सवाल रवि सर आपसे ये है कि आप मैथ्स के लिए कौन से संसाधन का उपयोग करते हो, तो कौन से आप जो टेक्निक्स टूल्स है उसका उपयोग कर सकते हैं? उसमें भी सर जैसा कि मैंने बोला, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में सीखा जा सकता है। जस्ट आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको पेन बस फील करें। बाकी हमारे पास लेबोरेटरी भी है, मैथ्स लेबोरेटरी बहुत बढ़िया है। बाकी सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उनके भी लेबोरेटरीज अवेलेबल है। बट मैथ्स में क्या है कि लेबोरेटरी वर्क बहुत कम होता है, उसमें जो भी करना है क्लासरूम में ही करना है और घर से थोड़ा प्रिपरेशन करके भी आना पड़ता है कि कोई भी टॉपिक है जो एक्चुअल में दिखने में थियोरेटिकल ही है, बट उसको किस तरीके से प्रैक्टिकल वे में समझाए बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करें, और वो भी इस तरीके से जिससे बच्चों के माइंड में भी ये इम्प्रेशन जाना चाहिए कि ना ये बात सही है, ऐसा तो शायद हम नहीं सोच पाते। तो एक बात जो बच्चों तक पहुंचानी है और उसको लॉन्ग टाइम तक याद भी रखना है, क्योंकि 11th-12th का जो जर्नी है वो 2 साल का है। और अगर हम भी खुद देखें जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो आज कुछ भी पढ़ा है उसका वैलिडिटी ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ का होता है, उसके बाद तो भूल ही जाएंगे। तो उस तरीके से किसी भी चीज़ को जिसको याद रखना है उसके साथ कनेक्ट करके उसको थोड़ा फील करवा के, थोड़ा विजुअलाइज करके, उसके एप्लीकेशंस बता के, पहले उसको रॉन्ग डायरेक्शन में लेके फिर झटका देके, इस तरीके की टेक्निक से जिससे प्रैक्टिकली भी उसको फील होता है और बहुत अच्छा रिजल्ट उससे मिलता है। ओके, तो स्टूडेंट्स को हर एक तरह के पहलू, हर एक जो प्रोस्पेक्ट से, एस्पेक्ट से, हर एक कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ही बारीकी से पढ़ाने के बाद आप उनको मैथ्स में बड़ा अच्छा करवाते हैं। अगला सवाल मुकेश सर आपसे है मेरा कि आप हमारे दर्शक मित्र एवं पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं पेरेंट्स को एक ही बात कहना चाहूँगा कि नालंदा विद्यालय आपकी बेस्ट चॉइस हो सकती है। अगर आप अपने बच्चे को एक अच्छे विद्यालय की तलाश में हैं आपके बच्चे के लिए, तो नालंदा विद्यालय आपकी तलाश को यहाँ आकर के खत्म कर सकता है। पहली बात, अगर आप अपने बच्चे को JEE के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि बच्चे की स्कूलिंग और कोचिंग अलग अलग हो, तो आप आपके बच्चे को नालंदा में ले आइए, क्योंकि हमने CBSE के सिलेबस को कोचिंग के सिलेबस के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है। यस यस, ये जो इंटीग्रेशन है दोनों का, यानी क्लासरूम के अंदर ही बच्चा वो सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है जिसके लिए उसको घंटों एक्स्ट्रा टाइम देना होता है। बच्चा बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है, वो साथ में JEE और नीट के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है। और नालंदा विद्यालय स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं है, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के अंदर। आज हमारे यहाँ पर 11th के बच्चे आए हैं, अभी उनके एडमिशन चल रहे हैं, कल से क्लास स्टार्ट हुई है। मैं देखता हूँ इतने आराम से कंफर्टेबली बैठे हैं क्लास में। उनसे जाके पूछता हूँ बच्चों कोई दिक्कत हो रही है? नहीं सर बहुत अच्छा लग रहा है।
ऑल आर हैप्पी। तो हम उन पेरेंट्स को भी ये सुझाव देना चाहेंगे कि आपके बच्चे के लिए नालंदा विद्यालय एक बहुत अच्छा स्कूल हो सकता है और हम आपको वो सब कुछ देने को तैयार है जो आपको चाहिए। और किसी भी स्कूल के अंदर जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फैकल्टी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, मैनेजमेंट हो, ऑल आर अवेलेबल इन नालंदा एंड दिस इज द राइट चॉइस। वेरी गुड। तो दर्शक मित्रों, सर ने अभी जो बताया, खास करके कोचिंग वाला मुद्दा भी बताया, तो इसमें कोई बड़ा हाथी मारने वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो कंसेप्ट फॉलो होता है, मतलब कि एक कहावत है कि द वन हु इज रिपीटेटिव इज द मोस्ट कॉम्पिटिटिव। जितना रिपीटेशन होता है किसी भी चीज का मास्टरी के पीछे, अगर हम कुछ भी अगर बड़ी, देयर इज नो रॉकेट साइंस वी कैन से, कि रिपीटेशन है। वो बच्चा एक जन्म लेता है तो वो नहीं चल सकता है, लेकिन उनके चलने के पीछे का कोई रीजन है तो वो सबको देखता है कि हाथ पग का उपयोग करके वो चल रहे हैं, तो वो सोते हुए ऐसे करेगा, फिर वो क्रम्बलिंग करेगा, लड़खड़ाएगा, फिर वो क्रैब वॉक करेगा, ऐसे कर करके वो चलता है और फिर एक अच्छे से चलने लगता है। तो इसके पीछे भी रिपीटेशन का है। हम जीवन की कोई भी एक्टिविटीज देखें, कोई मास्टरी है तो उसके पीछे रिपीटेशन है, और नालंदा में यही करवाते हैं कि हर एक चीज का हो सके उतना रिपीटेशन, पूरा सिलेबस, को करिकुलर एक्टिविटीज, सब कुछ। तो दैट इज द थिंग। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये हमारे 3 डिग्निटरीज थे, रुक्मणी मैम, मुकेश सर, रवि सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेनस्टॉर्म सेशन जो हुआ उससे हम आशा रखते हैं कि दर्शकों को बहुत ही जानने को मिलेगा। फिर कभी किसी नए सेगमेंट के साथ किसी नए टॉपिक लेकर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।